अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम सियासी हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है और जो सियासी हलचल है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सेनेट के इलेक्शन बड़े करीब आ रहे हैं और जहां तक सेनेट के इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो पैसे का लेन देन हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, वो भी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। जहाँ तक बलदियाती इलेक्शन की बात करें, गो के इस वक्त जून जुलाई में कहा यह जा रहा है कि बलदियाती इलेक्शन होंगे, लेकिन जिस तरह लोग महंगाई के चक्कर में पिस रहे हैं, पेट्रोल आए दिन इजाफा होता जा रहा है, तो पीटीआई की हुकूमत मुश्किल ही हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद बलदियाती इलेक्शन की तरफ अभी ना जाएं, उनको मज़ीद टाइम पीरियड चाहिए होगा। तो इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नईम उल्लाह खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। नईम साहब, ये बताएं कि अभी सेनेट के इलेक्शन बड़े करीब आ रहे हैं, जिस तरह सेनेट में बोलियां लग रही हैं, पैसे का लेन देन हो रहा है, इस सिस्टम को गो के पीटीआई इस सिस्टम से नफरत करती थी, लेकिन आज खुद पीटीआई इस सिस्टम से दो चार है और ख़ास तौर पर ओपन बैलेट की इसलिए भी बात की जा रही है कि शायद आपके कुछ जो अरकान हैं वो आपसे इतने ज़्यादा खुश नहीं है जो आपकी पॉलिसियाँ थी। देखें, हमारी गवर्नमेंट का एफर्ट पहले कभी ऐसा एफर्ट नहीं हुआ कि ओपन बैलेटिंग हो। ये वाहिद गवर्नमेंट है और ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो इतना फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग हो और ये जो मंडियां लगती हैं, ये जो बोलियां लगती हैं जो वोट्स के लिए, वो बंद हो सके। देखें, ये एक बड़ा एक कह लें कि सिस्टम के लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि अगर यहाँ पे सेनेट के लिए जो पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको मुंतखब किया जाता है और वो पैसे लेके अपनी मर्जी जिसने जितना अच्छा रेट लगाया उसको वो वोट दे देते हैं। तो इसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए और नया एक सिस्टम हो, ओपन बैलेटिंग हो, ताकि पता चल सके किस बंदे ने किस बंदे को वोट दिया है, किस कैंडिडेट को वोट दिया है, ताकि एक ये जो करप्शन का एलिमेंट है ये ख़त्म हो सके और हकदार लोग जो कि डिज़र्विंग हो, वाकई जो डिज़र्विंग हो, जो अवाम को जो रिप्रेजेंट कर सकें, वो आगे आ सके, ग्रास रूट लेवल से लोग आ सकें। इसके लिए ये शर्त ना हो कि आपके पास अगर पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो आप फिर सेनेटर बन सकते हैं, अगर बहुत सारा पैसा नहीं है तो आप सेनेटर नहीं बन सकते। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस सिस्टम को खत्म किया जाए और नया एक ओपन बैलेटिंग का सिस्टम लाया जाए ताकि साफ और शफाफ सेनेट इंतखाबात हो सके। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि जैसा कि खान साहब के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि वो यू टर्न बहुत ज़्यादा लेते हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? देखें, यू टर्न तो एक वैसे एक तंज है ना, एक वो तंज करते हैं। यू टर्न अगर आगे दीवार आ जाएगी तो आप टक्कर तो नहीं मार लेंगे उसको, या अगर रोड खत्म हो जाएगा तो उसको टक्कर तो नहीं। देखें, जो डेमोक्रेट्स होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनमें हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो ये नहीं करते कि अगर कुछ गलत हो रहा है आपसे, आपने कोई चीज़ आप समझते हैं कि वो ये नहीं होनी चाहिए थी और आप सही उसको करने के लिए कोई एफर्ट करते हैं, तो अगर आप उसको ये यू टर्न का नाम नहीं दे सकते, आप ये कह सकते हैं कि वो बंदा अपनी इस्लाह कर रहा है। तो अगर आप सामने रोड क्लोज है या कह लें कि आगे दीवार आ गई है, तो आप टक्कर कभी, समझदार बंदा कभी टक्कर नहीं मारेगा, वो वहां से मुड़ जाएगा, यू टर्न ले लेगा। जैसे अपोजिशन बार बार पीटती है कि सिलेक्टर की बात करती है कि जिन्होंने इमरान खान को सिलेक्ट किया, इसके पीछे क्या राज है? राज क्या है सर, ये मुंतखब हो जाए तो ये इलेक्टेड है, इनकी जगह कोई। असल में मसला ये होता है कि इतनी इनको एक लस्ट है पावर की, ये इतने इनके रगों में ये जा चुकी है, हल हो चुकी है ये चीज। ये हर वक्त पावर में रहना चाहते हैं, ये हर काम करेंगे, ये हर चीज करेंगे कि ये पावर में रहें। अगर इनको हटाएंगे ये ऐसे ही प्रोपेगेंडा करेंगे सिलेक्टर्स और ये और वो। हालांकि सबसे इनकी अगर आप हिस्ट्री उठा लें तो ये तो कभी खुद मुंतखब ही नहीं हुए। ये तो हमेशा ये इनकी पुरानी आदत है कि ये एम्पायर्स को मिलाएंगे आपस में, ये एम्पायर को खुद अपने साथ मिलाएंगे। उसके अलावा ये पूरी एक कह लें कि एक प्लानिंग के साथ जो भी इसका, ताकि ये पावर में आ सके, उसके लिए कोशिश करेंगे। अगर इनको आप हटाएंगे तो ये ऐसे शोर में जाएंगे, इनको एक आदत पड़ चुकी है इक़्तिदार में रहने की, ये जिससे इससे अलग नहीं होना चाहते। क्योंकि अगर ये इससे अलग होंगे
तो इनकी जो सियासी दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आके इनकी दुकानें बंद कर दी हैं और सबको अपना अपने अमाल की सजा दिलवाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि जैसे कि मियाँ साहब का आज पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया और हुकूमत का ये कहना है कि हम उनको नया पासपोर्ट जारी नहीं करेंगे। अगर वो जारी नहीं करते तो इसकी वजह से नून लीग को क्या फ़र्क पड़ेगा या मियाँ साहब की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? देखें, फ़र्क एक बंदा अपनी जो उसकी आइडेंटिटी है उसके बगैर वो रह रहा है, तो ये सबसे बड़ी तो एक 2 दफ़ा या 3 दफ़ा का जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है उसके लिए वैसे ही एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि यार उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और वो बनवा नहीं पा रहा और वो इजीली मूव नहीं कर पा रहा। तो ये इटसेल्फ एक अगर कोई थोड़ा बहुत अगर कोई इज्जतदार बंदा हो तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग बात है अगर कोई समझे तो। लेकिन चूंकि ये लोग यूज्ड टू हैं, इनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इनके लिए वाकई ये कोई चीज़ इनकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई भी बंदा हो जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, उसकी अगर उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है, वो बनवा नहीं सकता, तो सबसे बड़ी तो उसके लिए एक कह लें कि शर्मिंदगी की सबसे बड़ी तो यही बात है उसके लिए। जैसा कि मरियम साहब अब कुछ बीमारी का बहाना कर रही हैं, वो ये कह रही हैं मेरी सर्जरी होनी है, जो कि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी कहती हैं कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट नहीं करूंगी कि वो मेरा नाम जो है वो ICL से निकाले। तो आप क्या कहते हैं कि जिस तरह मियाँ साहब को आप लोगों ने जाने दिया, क्या मरियम के मसले पे भी कोई कंप्रोमाइज़ हो सकता है? देखें, हम तो यही कहते हैं जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। वो मरियम है, वो बिलावल है, वो कोई भी XYZ है, ये सिर्फ इनका एक तरीका है राह फरार इख्तियार करने का कि इनको मसलन ये लोग हैं, ये इशराफिया जिनका ना यहाँ पे इलाज मुमकिन है, ना इनके यहाँ पे शॉपिंग्स होती हैं, इनका हर चीज़ पाकिस्तान से बाहर ही चाहिए। और ये गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट कर रही हैं, जो मीडिया पे कह रही हैं, ये गवर्नमेंट को ही पैगाम दे रही हैं, ये अपने आप को ये गवर्नमेंट के रहमो करम पे छोड़ना चाह रही हैं। गवर्नमेंट अपना एक किस्म का कह लें कि ये भी एक किस्म के ब्लैकमेलिंग में लाना चाह रही है कि जैसे मैं बीमार हूँ और मुझे बाहर जाने के लिए गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, और हमदर्दियाँ लेना जो इनका है एक टैक्टिक्स है, अपने आप को एक हमदर्दियाँ, लोगों से हमदर्दियाँ लेते हैं, उनको भी एक चीज़ बनाते हैं। इलाज करवाना है, पाकिस्तान में सारे इलाज होते हैं, यहाँ पे सब, यहाँ पे जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पे इलाज करवाते हैं। सिर्फ इनको ही जो मसला होता है, इन्होंने ब्लड टेस्ट भी करवाना हो तो ये बाहर जाने के लिए कहते हैं। अगर ये खुद इनका ये इन्होंने कम अज कम ये लगातार 10 साल पंजाब में रूल किया, लगातार 10 साल, और पावरफुल CM और इनका PM रहा, अगर ये इसके होते हुए भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल नहीं डिवेलप कर सके तो सबसे बड़े गुनाहगार और मुजरिम ये खुद हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना पंजाब के लोगों के लिए ना पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि जहाँ पे इनका अपना इलाज मुमकिन नहीं तो किसी और को इन जो इदारे जो हेल्थ टिप सिस्टम है इस पे क्या इत्मीनान होगा। तो ये सिर्फ एक कह लें कि एक टैक्टिक्स है मुल्क से ये भागने के लिए, राह फरार इख्तियार करने के लिए एक बहाना। अगर हम तरक्याती हवाले से बात करते हैं तो हमें PTI के दौर में कोई मेगा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया। अगर KPK की बात करते हैं, पिछले 5 साल भी वहाँ पे आप हुक्मरान थे, वहाँ पे भी जो मेट्रो बनी उसका भी बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा और KPK में भी हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया जिसको हम कहें कि ये PTI का कोई क्लीदी कारनामा है। तो उस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, प्रोजेक्ट्स क्या, मेट्रोज बना देंगे तो वो प्रोजेक्ट्स होंगे भाई। प्रोजेक्ट वो है जो लॉन्ग टर्म जो पाकिस्तान को चाहिए। 60s में बने थे तरबेला डैम और बाकी जो बड़े डैम्स हैं, अब आके इस गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनकी इनाग्रेशन किया, वहाँ पे काम चल रहा है इंशाल्लाह। मोहम्मद डैम और दिया मेर भाषा डैम, ये आपको इन पे काम शुरू हो चुका है। उसके अलावा मजीद और सुक्की किनारी और मुख्तलिफ और जो है प्रोजेक्ट्स, उन पे काम चल रहा है। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, एनर्जी की हमें बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा 2 शहर बना रहे हैं। ये तब 60s में इस्लामाबाद बना था, उसके बाद इन्होंने कोई शहर नहीं बनाया, ना किसी शहर की प्लानिंग की है। पहली दफ़ा हो रहा है कि 2 इतने आला शहर बन रहे हैं। बंडल आइलैंड कराची बन रहा है और रावी सिटी बन रहा है इधर लाहौर के पास।
ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, नस्लों को ना सिर्फ नस्लों को ये के लिए हैं, बल्कि ये इस मुल्क की इकोनॉमी को उठा देंगे। अगर ये सिर्फ 2 शहर ही बनाने में हमारी गवर्नमेंट जो कि बहुत संजीदा है, प्राइम मिनिस्टर साहब हर हफ्ते इसका इजलास तलब करते हैं और इस पे लोगों सारी इसकी डेवलपमेंट भी खुद उसको देख रहे हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है और सारे प्रोसेस का वो हिस्सा है। उसके अलावा हमने वो प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू किए कि चमक धमक वाले के जिनको देख के तो गवर्नमेंट जो है वो ले सके। हम बिलियन ट्री सुनामी 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं जो कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए फायदेमंद होगा। हम जैतून के दरख्त स्पेशली उसमें फोकस किए हुए हैं क्योंकि हम एक बहुत बड़ा हमारा कई बिलियन डॉलर्स का है जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो एडिबल ऑयल्स जो हैं, तो इससे हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी और हम उस पर सेल्फ सफिशिएंट हो सकेंगे और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। उसके अलावा एहसास प्रोग्राम हमारा जो कि लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। हमारे अपना गांव का सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि पहले हम देखते थे चौकों चौराहों अड्डों पे मेहनत मजदूर सोए हुए सर्दियों में, उनको रहने के लिए जगह नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ उनको हमने शेल्टर प्रोवाइड किए हैं बल्कि हम उनको पिक एंड ड्रॉप भी बाज़ जगहों पे दे रहे हैं। तो ये वो काम है जो बेसिक नेसेसिटीज हैं। सबसे पहले आप लोगों की जिंदगी को लिवेबल बनाएं, फिर डेवलपमेंट भी हम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद भी करेंगे। डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो सी पैक उस तरह काम वहाँ पे रवा दवा नहीं है जो पिछली हुकूमतों में था। वो सुस्त रवि का शिकार क्यों है? देखें, आप चाइनीज एम्बेसडर की आप सारा उसके ट्वीट्स देख ले, आप उनके जो मीडिया टॉक्स होती है वो कह रहे हैं हमारा बहुत अच्छा स्पीड पे हम जा रहे हैं। आपको एक कह लें कि आपको इस वजह से भी एक कह लें कि परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि जैसे सी पैक स्लो हो गया, कि हमारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट या हो चुके हैं या बिल्कुल एंड पे पहुंचे हुए कंप्लीट होने के, इसलिए फील हो रहा है कि जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं है। हम बहुत स्पीड से, जितनी स्पीड से डिमांड है हम उससे ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं। हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं, हमने फैसलाबाद में बनाया है, ये इसके अलावा सी पैक पे और मुख्तलिफ रूट्स पे बनाया है, जिससे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और ये बिल्कुल ये गलत एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि जैसे सी पैक जो है उस पर काम स्लो हो गया। जैसे कि मार्च में अपोजिशन लीडर लॉन्ग मार्च की तरफ भी आ रहे हैं, उसके अलावा सेनेट के इलेक्शन के बाद इस्तीफों का भी ऑप्शन है और अदम एतमाद का भी। तो अगर अदम एतमाद की तरफ हम जाते हैं तो क्या पीटीआई के जो वर्कर हैं हुकूमत को अपने कारकुनों पे एतमाद है? देखें, जो इनका हाल सेनेट चेयरमैन सेनेट के पे अदम एतमाद के दौरान हुआ था वही होगा। जब आप अपोजिशन में होते हैं तब आपके लिए पास करने के लिए कुछ खास होता नहीं है। ये लोग और इस अपोजिशन के पास जिनके मैं कहता हूँ पल्ले कुछ नहीं है, उनके पास तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर उन्होंने सिर्फ अपने आप को एक एंगेज रखने के लिए, एक पोलिटिकल सिस्टम का हिस्सा साबित करने के लिए, अपने वर्कर्स और फॉलोअर्स को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए एक हरबा अपना रहे हैं और अपने केसेस को एनआरओ लेने के लिए, अपने केसेस को ख़त्म करवाने के लिए एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ना ये अदम एतमाद में पहले तो ये है कि ये लाएंगे नहीं, अगर लाएंगे भी तो कामयाब नहीं होंगे। जो हाल इनका चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद के दौरान हुआ था वही हाल इंशाल्लाह अभी भी होना है। उसके अलावा जो लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं, लॉन्ग मार्च पहले फजलुर रहमान साहब आए थे, एक वो धरना वाहिद पाकिस्तान का धरना था जिसको ना आने के लिए किसी ने रोका और ना ही जाने के टाइम किसी ने रोका। और ये वाला धरना भी सेम वैसा ही होगा। ये इतना अफोर्ड ही नहीं कर, इनके पास इतनी स्ट्रीट पावर, इतना इनके पास वो पोटेंशियल ही नहीं है कि ये कोई बड़ा कोई क्राउड पुलर है या बड़ा कोई मजमा इस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये बताएं कि क्या मियां साहब का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? मियां साहब का फ्यूचर यही है कि बस वो बैठे हुए हैं उधर, बर्गर शर्गर खा रहे हैं, लंदन में मौजें कर रहे हैं और भागे हुए हैं बस अपने इधर से जान छुड़वा के। अपनी जो सजा याफ्ता एक मुजरम जो क्या कर सकता है, सजा याफ्ता मुजरम का काम बस यही होता है, उसमें सजा अपनी भुगतनी है, वो अपनी सजा भुगतेंगे। बस वो अब कह लें कि वो 12th मैन का रोल प्ले करेंगे और बाहर से बैठ के ताहयात जो एक कायद का उनको दिया गया है, एक लक़ब दिया गया है, बस उसको इंजॉय करेंगे और अपने आप को ताहयात कायद समझते हुए बस बाकी अपनी
जो जिंदगी है वो गुजारेंगे, और तो मुझे इसके अलावा उनका कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, ना उनका फ्यूचर नजर आता, ना उनकी जो बेटी हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ना उनका मुझे फ्यूचर नजर आता। जैसा कि इस वक्त 11 जमातें इकट्ठी हैं PDM की शक्ल में, आफ्टर सेनेट इलेक्शन आप क्या देख रहे हैं कि इन जमातों में इत्तेहाद बरकरार रहेगा? इनमें इत्तेहाद अभी नहीं है तो बरकरार क्या रहना है। पीपल्स पार्टी तो इनके पास ही नहीं आ रही, लेकिन ये बस खींच रहे हैं कि नहीं नहीं बस शो करवा दें आप हमारे साथ। कभी वो इनको मशवरा देते हैं आप अदम में इत्तेहाद ले आए, कभी वो इनको मशवरा देते हैं कि आप इस तहरीक को छोड़ दें। इनमें इत्तेहाद ही नहीं है, रोज इनकी लड़ाइयाँ हुई होती हैं आपस में, बस एक कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि जैसे हमारे अंदर बड़ा इत्तेहाद है, बाकी इनके अंदर कोई इत्तेहाद नहीं है, ना कोई इत्तेफाक है। बस ये इत्तेहाद इस एक नुक्ते पे ये इकट्ठे हो सकते हैं कि बस हमें NRO दे दो, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, बस उसके अलावा और ये किसी बात पे मुतफिक नहीं। कश्मीर के इलेक्शन भी बड़े करीब आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम PTI की हुकूमत की बात करते हैं, खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, और जो कश्मीर पे PTI का मौक़िफ़ है, जो खारजा पॉलिसी है, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद वहाँ पे कोई PTI की हुकूमत आपको बनती नज़र आ रही है? इंशाल्लाह जी, हम तो क्लियर मेजोरिटी होगी PTI की वहाँ पे बहुत लोगों को उम्मीदें हैं कि हमारी उस PTI ज़ुबान बनेगी, वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करेगी, और इंशाल्लाह वहाँ पे ना सिर्फ हम कामयाबी हासिल करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह हम वहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट के लिए जिससे वो महरूम हैं उसके लिए भी हर हद तक इंशाल्लाह हम कोशिश भी करेंगे, उनकी तरक्की और उनकी बहबूद के लिए हम काम करेंगे। करप्शन के मतलब आप लोगों का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, और करप्शन को इमरान खान साहब ख़त्म भी करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें उस हवाले से हमारे थाना कल्चर या बाकी डिपार्टमेंट्स को देखते हैं तो वहाँ पे जो करप्शन का रेशो है वो पहले से ज़्यादा हो गया है, तो इस पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? देखें, सबसे पहले जो लीकेज, जो बहुत बड़ी करप्शन की जो हमारी गवर्नमेंट ने रोकी है, जिसका जो कि पाकिस्तान को खा रही थी, जिसने पाकिस्तान का पिछले 70-72 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। करप्शन एक ऐसी चीज़ थी कि मैं ये किसी का ये सेंटेंस है जिसको मैं भी कोट करना चाहूँगा कि इस मुल्क में अगर आप सिर्फ लीकेज रोक दें ना, इस मुल्क में जितनी करप्शन है सिर्फ आप वो रोक दें, आप कुछ ना करें तो पाकिस्तान ये मुल्क वैसे ही खड़ा हो जाएगा। तो बाकी जो छोटे लेवल की करप्शन है हम उस पर भी बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमारा एंटी करप्शन जो है हमने उसको बहुत एक्टिव किया है। हमारे बाकी जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो करप्शन के लिए हैं, हमने उनको FIO को हमने बहुत एक्टिव किया है। जैसे ये अभी चीनी का स्कैंडल बना था, हमने उसके लिए प्रॉपर सब कुछ, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हो, तो हमने इसके लिए काफ़ी एक्टिव किया है। और ये एक प्रोपेगेंडा भी है बहुत हद तक, और ये ऐसे ही जो लोग मतलब कह लें कि एक गवर्नमेंट के खिलाफ एज अ टूल यूज करते हैं कि जैसे करप्शन भी बढ़ गई है, रेट भी बढ़ गया है, कोई इस तरह से एक बात नहीं है। लेकिन जो भी अब मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% सारी चीज़ें ठीक कर ली हैं, लेकिन उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम उस एक लाइन पे, उस एक रास्ते पे चल पड़े हैं जो इंशाल्लाह जल्दी हम उस मंजिल पे भी पहुंचेंगे, ये करप्शन का 100% खात्मा होगा। जिस तरह आप इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, इंडस्ट्री गो की हमारी ग्रोथ कर रही है, बरामदात भी हमारी इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो एक आम आदमी तक अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहे। अगर फैसलाबाद में या सियालकोट में अगर लेबर की शॉर्टेज हुई है तो लेबर कौन होता है? वो आम आदमी होता है, उसकी फैमिली होती है, वो भी आम लोग ही होते हैं। जब इंडस्ट्री चलती है तो आम आदमी की जिंदगी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहाँ पे काम लेबर कर रही होती है। लेबर जो है बिल्कुल आम आदमी होता है, वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो अगर लेबर की शॉर्टेज है तो इसका मतलब आम लोगों की जिंदगी में वहाँ पे असरात तो आए, उनको काम ज्यादा मिल रहा है। अगर पहले एक शिफ्ट में काम होता था, अभी 3 शिफ्ट में हो रहा है, तो लेबर का यूजेज ज्यादा बढ़ गई है और उनकी जिंदगी में बेहतरी आ रही है। और अगर कहीं पे किसी फैक्ट्री में एक मजदूर काम करता है तो उसके 4-5 लोग घर में मौजूद होते हैं जिनकी जिंदगी में बेहतरी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री इस टाइम फुल पीक पे चल रही है, और हमारी लेबर जो है उसको दिन रात एक करके मेहनत करके कमाना पड़ रहा है, मतलब दिन उनको बहुत काम मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि जब इंडस्ट्री चलेगी
तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान चलेगा। और पाकिस्तान चलना शुरू हो गया है। हमें बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत अच्छी हो रही है, रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई बहुत यूरोप या कोई जापान या कोई अमेरिका के बराबर चले गए हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, हम उस डायरेक्शन पे चलना शुरू हो गए हैं। रोज़ बरोज़ उसमें बेहतरी आ रही है। हर माह के जो फिगर्स हैं वो एक से बढ़कर एक अच्छा आ रहा है। हमारी अभी रेमिटेंसेस बाहर से हर पिछले 8 माह में हर माह बढ़ के आ रही हैं। ये लगातार 8वां माह है, तो बेहतरी आ रही है, जिसकी वजह से हमारा डॉलर भी सस्ता हो रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं, जिस वजह से हमारा डॉलर भी सस्ता हो रहा है। 10 रुपये, ये पिछले 6-8 माह में 10 रुपये डॉलर सस्ता हो चुका है। 168 से अब 158 पे आ चुका है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, आम लोगों के लिए। और इकोनॉमी का डायरेक्ट ताल्लुक आम आदमी के साथ भी होता है, खास आदमी के, खास तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि कोई भी जो गरीब या मजदूर बंदा है या कोई डेली वेजर है, उसकी ज़िंदगी पे इसका असर है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो CDA एक बड़ा कलीदी सा अदारा है फेडरल में। अगर लोगों को सबसे ज़्यादा शिकायत हैं तो वो CDA से हैं। अभी तक आप CDA को सुधार नहीं सके, इसकी क्या वजूहत हो सकती है? देखें, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। आप ये देखें कि रिफॉर्म्स आ रही हैं, हम चीज़ें डिजिटलाइज कर रहे हैं, हम करप्शन का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने टेंडर्स को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो भी डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई इसमें करप्शन ना हो सके। नो डाउट CDA में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन ये ओवरनाइट ठीक नहीं होगा। ये बहुत पुराना, ये जब से इस्लामाबाद बना हुआ तब का इदारा है। मतलब अगर इसको कह लें कि अगर 60 साल या 50 साल हुए हैं बने हुए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको 2 साल में या 3 साल में आप ठीक कर लेंगे। इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट अभी 2.5 साल और हैं। हमने वादे 5 सालों के किए हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हम CDA को पाकिस्तान इस्लामाबाद का बेहतरीन इदारा बना के जाएंगे जब हमारी गवर्नमेंट का आखिरी दिन होगा। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, वहाँ पे जो उस्मान साहब आपके वज़ीर आला हैं, जिस तरह पंजाब के मसाइल थे या जितना बड़ा पंजाब है, आप क्या समझते हैं वो उसको उस तरह कंट्रोल नहीं कर पाए, जिससे बहुत से पंजाब में भी मसाइल जन्म ले रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सच देखें तो वो भी बड़ी वहाँ पे ख़राब है। आए दिन आपके वहाँ पे CPO चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं बेहतरी हो रही? देखें, पहले जो लाहौर के पास से रावी गुजरता है, वहाँ से पानी पहले भी गुजरता था, अब भी पानी गुजरता है। दूध और शहर की नहरें पहले भी नहीं बहती थी। ये एक, जब देखें कुछ लोगों के चेहरे पसंद नहीं होते, वो इसलिए भी प्रोपेगेंडा करते हैं। कौन सी चीज़ है जो ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल आपने देखी है पंजाब में? हर चीज़ पर ये नहीं है कि उसको सस्पेंड कर दो और वो कर दो और लॉन्ग शूज पहन के तो पानी में खड़े हो जाओ और बस ये मैं ऐसे कर दूंगा, मैं जरदारी को लटका दूंगा और फलां कर दूंगा। बस ये खोखले दावे और नारे नहीं है। अब जो हो रहा है मुंह से नहीं हो रहा, और ये भी नहीं हो रहा कि हमने 5 सालों में कोई बहुत ज़्यादा कोई बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमने मार्केटिंग पे लगा दिए हों, अपने गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट पे लगा दिए हों। हमने जो भी कर रहे हैं हम ठोस कर रहे हैं, हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में। हम ये नहीं, हम लोगों की बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक जो नीड्स हैं, हम उन पे तवज्जो किए हुए हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम सिर्फ शो ऑफ के लिए मेट्रो बना दो, फ्लाईओवर बना दो और अंडर पासिस बना दो, ये चीज़ें नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सर्वे को इंडिपेंडेंट कोई अच्छा कोई सर्वे अगर करे तो हमारी गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट से कई गुना बेहतरी आपको नज़र आएगी। ये नहीं नज़र आएगा कि एक शोशा, एक कह लें कि बस एक दिखावे के लिए, बस वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अगर हम एहतसाबी अमल की बात करते हैं तो अपोजिशन को जो सबसे ज़्यादा शिकायत है वो आपके नैब के अदारे से है। नैब गो के रेफरेंस भी बना रहा है, लोगों जेलों में भी जा रहे हैं, लेकिन उससे रिकवरी क्या हो रही है, अवाम को वो नज़र नहीं आ रहा। देखें, अवाम को क्या नज़र आएगा? अगर मुझे शिकायतें, मैं अगर चोर हूँ तो मुझे पुलिस से शिकायतें ही होनी है। मैं यही कहूँगा कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया और कोई रिकवरी भी नहीं की, हालांकि सब कुछ हो रहा है। उन्होंने, नैब ने अभी कोई 400 बिलियन रुपीज़, 400 समथिंग बिलियन रुपीज़ के उन्होंने अभी वो डिजिट्स दिए हैं कि हमने इतना पैसा रिकवर किया है। तो ये कहाँ, ये इन्हीं से रिकवर किया है। ये भी होता है कि हम असल में हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें मीडिया पे आ जाती हैं, हाईलाइट हो जाती हैं, तो हम समझते हैं कि ये चीज़ सही हो रही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मीडिया पे नहीं आती, रिकवरियाँ हो रही हैं, रिकवरी नैब इनसे रिकवर कर रही है।
और इनको शिकायतें इसलिए क्योंकि इनकी चोरी इनकी जो चोरियां इन्होंने की हुई हैं, जो खांचे मारे हुए हैं, जो डाके मारे हुए हैं, ये इस पे नैब इस सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है और इनको सजा देने के लिए कोशिश कर रहा है, जिस वजह से ये लोग उसके खिलाफ इल्जाम तराशी भी करते हैं। और इससे पहले जब ये थे तो तब भी नैब थी, तब तो ये शिकायतें नहीं करते थे क्योंकि तब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, ये गिरफ्त में नहीं आते थे, लेकिन अभी आ रहे हैं तो इसलिए इनकी चीजें निकल रही हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। नाज़रीन, जैसा कि आपने नईम साहब की बात सुनी, इनका कहना है कि सी पैक, जो कि लोगों को गलतफहमी है कि वहाँ पे काम रुका है, वो बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है और ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शन के बाद जैसा कि तासर अपोजिशन की तरफ से ये दिया जा रहा है कि हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। और जहाँ तक लॉन्ग मार्च का तल्लक है, जिस तरह बाकी PDM के जलसे नाकाम हुए, तो ये उम्मीद हुकूमत यही रखती है कि लॉन्ग मार्च भी नाकामी की तरफ जाएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ राजा को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।